बर्फ में एक घायल खून बहता लड़का मरने के दर्द से हैरान है। अचानक एक लड़की आती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वह ठीक हो जाएगा। वह कहती है कि यह उसके मरने का समय नहीं है और बेहोश होने से पहले उसे शुभकामनाएं देती है। नासा युसाकी का जन्म उत्साही माता पिता के यहाँ हुआ था, जिन्होंने बचपन में उसका नाम तारों भरे आकाश के नाम पर रखा था, क्योंकि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम था। उसे चिढ़ाया गया, जिससे वह नासा से आगे निकलने को प्रेरित हुआ। कम उम्र में ही उसने प्रशिक्षण शुरू कर दिया। मिडिल स्कूल में उसने एक बेहतरीन और खास हाई स्कूल में जाने की इच्छा जताई। जब वह अपनी शिक्षिका से बात करता है तो वह उसे वैकल्पिक स्कूलों को बैकअप के तौर पर रखने की सलाह देती है, पर वह सर्वश्रेष्ठ का लक्ष्य रखता है और सफल होने का विश्वास रखता है। वह उसे आत्मसंतुष्ट न होने और अच्छे अंक बनाए रखने की चेतावनी देती है। उस रात वह कम सतर्क हो जाता है और बर्फ में कॉफी का आनंद लेती एक आकर्षक लड़की को देखता है। आत्मविश्वास से भरकर वह उसे पुकारता है और बिना देखे सड़क पार कर जाता है। दुर्भाग्य से उसे एक ट्रक टक्कर मार देता है। लड़की उसकी ओर दौड़ती है और वह यह देखकर हैरान रह जाता है कि जिस लड़की ने उसका ध्यान खींचा था उसे भी खून आ रहा है। ट्रक का ड्राइवर आता है और लड़की उससे नासा को अस्पताल ले जाने को कहती है। ड्राइवर लड़की को सही सलामत देखकर हैरान है, क्योंकि उसने नासा को बचाने खुद आगे आकर ज्यादातर चोटें झेली। जैसे ही नासा बेहोश होता है, लड़की चली जाती है। ट्रक ड्राइवर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन बुरी तरह घायल होने के बावजूद नासा उस लड़की को ढूंढने के लिए दृढ़ है। ट्रक ड्राइवर उलझन में है, पर नासा जोर देती है कि उसे उससे मिलना ही होगा, क्योंकि वह बहुत प्यारी है। वह तुरंत रात में भागता है उसे पकड़ने की कोशिश में। आखिरकार वह उसे बस स्टॉप पर इंतजार करती हुई पाता है। उसे जख्मी हालत में चलते देख वह हैरान होती है, पर वह बेताबी से अपना परिचय देता है। वह उसे बिठाती है, चेहरा साफ कर कोट देती है। वह बताती है कि चोटें गंभीर हैं, एम्बुलेंस बुलाएगी क्योंकि वह जल्द बेहोश हो सकता है। जमीन पर गिरने के बावजूद वह उससे बात करने पर अड़ा रहता है, क्योंकि वह उसे राजकुमारी कागुया की कहानी याद दिलाती है। एक ऐसी महिला जिसे कई लोग पसंद करते थे, लेकिन उसे अपने चंद्रग्रह भूमि लौटना पड़ा, यह महसूस करते हुए कि वे शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। वह उसके साथ एक मौका पाने के लिए लड़ने की अपनी इच्छा व्यक्त करता है और अपना प्यार कबूल करता है। उसके साथ डेट करना चाहता है। जवाब में वह बताती है कि वे तभी साथ रह सकते हैं जब उनकी शादी हो जाए। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंतिम बार बेहोश होने से पहले मान जाता है। अस्पताल में होश आने पर वह खुद को व्हील चेयर पर पाता है। ताकत पाने में उसे समय लगता है, लेकिन लड़की का नाम न जानने और उसे फिर कभी न देख पाने से वह बहुत निराश होता है। उत्कृष्ट अंक लाने के बावजूद उसने प्रतिष्ठित स्कूलों में न जाने का फैसला किया, बल्कि उसने उससे दोबारा मिलने की उम्मीद में सेवा कार्य किए। दुर्भाग्य से समय बीतने के साथ उसके प्रयास व्यर्थ गए और वह उससे नहीं मिल पाया। उसके 18वें जन्मदिन पर सुकासा नाम की एक लड़की अप्रत्याशित रूप से उसके घर आई। वह उसकी मासूमियत देखकर हैरान था। उसे आश्चर्य हुआ कि वह शादी का फॉर्म ले आई। उनके पिछले समझौते के अनुसार धोखाधड़ी का शक होने के बावजूद उसने उस पर हस्ताक्षर करने का फैसला किया। उनकी शादी के बाद उन्होंने औपचारिक परिचय दिया। नासा को लोगों को परखने की अपनी क्षमता पर भरोसा था। मैरिज ऑफिस जाते समय उसे एहसास हुआ कि त्सुकासा ने कभी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। उसने बताया कि नासा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का एक बड़ा समूह ने मिलकर चंद्रमा पर जाने के मानवता के सपने को साकार किया। इसीलिए उसे उसका नाम अद्भुत लगा और बिल्कुल भी मजाकिया नहीं लगा। दफ्तर में एक युवा जोड़े को देखकर आदमी हैरान रह गया, पर उसने उनका पंजीकरण कर उन्हें एक पेड़ उपहार में दिया। दफ्तर से निकलने के बाद वह अभी भी चकित था कि उसने इतनी खूबसूरत लड़की से शादी की थी। हालांकि उसे अचानक एहसास हुआ कि अब शादी के बाद वे एक ही अपार्टमेंट में साथ रहेंगे। उसका बिस्तर एक के लिए भी छोटा था। साथ सोने के विचार से वह शर्मिंदा हो गया। वह एक पुरुष और महिला के औसत आकार का अनुमान लगाता है और समझता है कि सिमटने पर भी बिस्तर छोटा पड़ेगा, लेकिन देर होने के कारण वह तुरंत नया बिस्तर नहीं ला सकता। वह बिस्तर पर दोनों को समायोजित करने वाली अलग अलग स्थितियों पर विचार करने लगता है, स्थिति पर शर्मिंदा महसूस करते हुए। अचानक सुकासा उसके विचार सुन लेती है। वह उसे सामान दिखाती है और प्यार से और कॉफी देती है। बातचीत के दौरान वह बताती है कि अब उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं है। यह उसे चौंका देता है और वह उसे यह कहकर और भी हैरान करती है कि अब से हर रात उसके साथ रहेगी, क्योंकि अब वे शादीशुदा थे। बिस्तर छोटा होने की वजह से उसने पहले होटल में रुकने का सोचा था। इससे वह उदास हो गया, पर उसने अपनी पत्नी होने और सुबह लौटने का आश्वासन देकर उसे खुश कर दिया। फर्श पर बैठा नासा सोचता है कि त्सुकासा उससे शादी क्यों करना चाहेगी और अपनी अजीब पहली मुलाकात के बारे में विचार करता है। उत्सुकता से वह उससे पूछता है कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, जबकि वे एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे।
इसके जवाब में वह उससे वही सवाल पूछती है और वह उससे अपने प्यार का इजहार करता है। सुकासा भी यही कहती है कि वह जिससे प्यार नहीं करती उससे शादी नहीं करेगी। वह रात के लिए अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला करती है, लेकिन इससे पहले कि वह ज्यादा दूर जा पाती, नासा उसके पास दौड़ कर आता है और उसे रुकने के लिए कहता है। वह वादा करता है कि दूसरा बिस्तर खोजने की हर कोशिश करता है। उसे अंदर से लगता है कि अगर वह गई तो शायद कभी वापस न आए, और वे मिलकर अतिरिक्त गद्दे और फ्यूटन ढूंढते हैं। सुकासा नासा के फुटॉन के प्रकारों और कारीगरी के बारे में अप्रत्याशित ज्ञान से चकित रह जाती है। वह बताता है कि उसकी याददाश्त लगभग त्रुटिहीन है, जिससे वह और भी हैरान हो जाती है। आवेग में आकर वह उसका हाथ पकड़ लेता है और वे हाथ पकड़े हुए खरीदारी जारी रखते हैं। जब वे अपार्टमेंट लौटते हैं तो सुकासा को पता चलता है कि फुटॉन आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक है। अपने कमरे में लड़की के सोने से शर्मिंदा होने पर भी नासा को वह बेहद प्यारी लगती है। सुकासा के अपार्टमेंट में बाथरूम न मिलने पर नासा बताता है कि वह सुबह स्थानीय स्नानघर जाता है। उनकी बातचीत में उसने अतिरिक्त टूथब्रश जैसी मेहमानों की जरूरतों की कमी बताई। वे सुकासा के नाइटवियर और अन्य जरूरी सामान खरीदने फिर बाहर जाते हैं। जब वह स्लीपवियर बदलती है, नासा धैर्य से इंतजार करता है। देखता है कि उसने बाल संवारे हैं जो उसे बहुत प्यारे लगते हैं। उस रात नासा को नींद नहीं आती सुकासा को देखते हुए, जिसने प्यार से शुभ रात्रि कही। उसकी नींद की आवाजें उसे जगाए रखती हैं। फुटॉन से लुढ़कती उसकी बेचैनी देख उसे ठंड लगने की चिंता में नासा उसे वापस ओढ़ा देता है। वह उसे शुभरात्रि चुंबन देने की सोचता है, पर उसे लगता है कि अगर वह सो रही है तो उनका पहला चुंबन अर्थहीन होगा, इसलिए वह अपने बिस्तर पर लौट जाता है। अचानक सुकासा उठती है और वह उसे पानी पीते हुए सुनता है। फिर वह नींद में चलते हुए कमरे में वापस आती है और अनजाने में उसका कंबल ले लेती है। ठंड के बावजूद उसे नींद आ जाती है। सुबह वह सुकासा को जागते देखता है, जो पिछली रात क्या हुआ इस पर भ्रमित लग रही थी। सुकासा के कपड़े बदलने लगते ही नासा उसे टोककर निजता के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है। सुकासा कहती है कि उसने उससे बात करते समय कुछ औपचारिक लहजे का इस्तेमाल किया, जबकि वे पति पत्नी हैं। वे दोनों अधिक अनौपचारिक और प्यारे उपनाम अपनाने पर सहमत होते हैं, हालांकि उन्हें थोड़ी शर्म आती है। सुकासा नाश्ता बनाने की पहल करती है और नासा को एप्रन में वह बेहद प्यारी लगती है। उसे हैरानी होती है कि उसका फ्रिज अच्छी तरह से व्यवस्थित और खाने से भरा हुआ है। उसे हैरानी है कि सुकासा ने उसे खाना बनाने की उम्मीद नहीं की, लेकिन नासा बताता है कि उसने पोषण पर बहुत शोध किया है और पोषण व दक्षता के लिए हॉट पॉट भोजन पर निर्भर रहा है। सुकासा उसे छेड़ती है, कहती है कि खाना बनाना सिर्फ विज्ञान नहीं है। हालांकि वह अपने साधारण हॉट पॉट व्यंजनों से बेहतर स्वादिष्ट भोजन बनाकर उसे प्रभावित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि सुकासा एक असाधारण रसोइया है और सही सामग्री से कोई भी व्यंजन बना सकती है। स्नानघर के बारे में उत्सुक होकर सुकासा उसके बारे में पूछती है और वे जाने की योजना बनाते हैं। इस बीच नासा की गुप्त इच्छा है कि जब सुकासा नहा रही हो तो उसकी एक झलक पा सके। उसके पास केवल साबुन और शैम्पू ही थे, इसलिए वे मॉइस्चराइजर और टोनर खरीदने दुकान गए। नासा यह देखकर हैरान रह जाता है कि नहाने के उत्पादों की कितनी विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। जब वे स्नानघर पहुंचते हैं तो कर्मचारी कनामे उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। कनामे नासा को एक लड़की के साथ देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता है। नासा कनामे से मिलवाता है, जिसके परिवार का स्नानागार है। कनामे उनकी नजदीकी देखकर पूछती है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं, पर शादीशुदा बताने पर चौंक जाती है। शादी के तोहफे के तौर पर कनामे उन्हें उस दिन मुफ्त में नहाने देती है। हालांकि सुकासा के नहाने जाते ही कनामे नासा को रोककर मुफ्त सेवा के लिए स्पष्टीकरण मांगती है। उसकी शादी की बात जानकर उसे बहुत हैरानी हुई। उसे लगा था कि वह 30 तक कुंवारा रहेगा और बूढ़ा हो जाएगा। हैरानी में उसने उसे मुक्का मारा, जिससे देखने वालों का ध्यान उसकी ओर गया। कनामे ने पूछा कि क्या उसने आया को अपनी शादी के बारे में बताया है, और उसने मना किया। इस पर उसने उसे बेवकूफ कहा। वह शादी के समारोह के बारे में भी पूछती है और परंपराओं से ज्यादा काम को महत्व देने पर उसकी आलोचना करती है। नासा को कनामे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगती है और उसके शब्द उसे अपनी पत्नी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने को प्रेरित करते हैं। वह सुकासा से अपने प्यार का जोश से इजहार करता है तो वह गलती से सुन लेती है और सड़क पर उसके जोरदार प्यार के इजहार से थोड़ी शर्मिंदा होती है।
नहाते समय नासा अपनी पत्नी के ख्यालों में खोया रहता है, लेकिन कनामे अचानक बाथरूम में घुस आती है और उसके छोटे कद को लेकर उसे मजाकिया अंदाज में चिढ़ाती है। बीच उसकी मुलाकात आया से होती है, जो स्नान घर के मालिक परिवार की बड़ी बेटी है और अनजाने में वहीं सो गई थी। आया त्सुकासा के एकांत में खलल डालने के लिए बार बार माफी मांगती है और माफी के तौर पर उसकी पीठ धोने की अनुमति मांगती है, क्योंकि आया जोर देती है कि उसके परिवार में पीठ धोने की पुरानी परंपरा है और वे अपने कौशल पर बहुत गर्व करते हैं। आया ने त्सुकासा की मुलायम त्वचा को रेशम जैसा बताकर तारीफ की। त्सुकासा और आया को पता चलता है कि त्सुकासा का उपनाम अब नासा का है। इससे आया को लगता है कि वह नासा की छोटी बहन है। इस बीच नासा, जिसने सफाई पूरी कर ली है, त्सुकासा से पहली मुलाकात की रात के ख्यालों में खोया रहता है। आखिरकार त्सुकासा उसे कॉफी लाकर जगाती है। उनके जाने से पहले आया नासा से पूछती है कि क्या वह उसके परिवार का हिस्सा है। उसका सवाल गलत समझकर नासा गलती से कहता है कि वह उसका परिवार है, इस बात से अनजान कि आया उन्हें भाई बहन मान रही है। आया बताती है कि वह नासा को जानती है, क्योंकि दादाजी के निधन और पिता के मूर्ति के साथ जाने के बाद जब स्नानागार मुश्किल में था, नासा के कौशल ने उसकी वित्तीय स्थिति सुधारी थी। घर जाते समय त्सुकासा नासा से आया की सुंदरता पर उसकी राय पूछती है। नासा कहता है कि आया न सिर्फ प्यारी है, बल्कि मिडिल स्कूल के बाद से वह और भी मनमोहक हो गई है। त्सुकासा को थोड़ी जलन होने लगती है, तो नासा उसके बदले मूड को गलत समझता है। उसे लगता है कि शादी न होने से वह निराश है। वे एक शादी समारोह के पास से गुजरते हैं, क्योंकि नासा को लगता है कि त्सुकासा एक भव्य शादी और एक सुंदर पोशाक चाहती है। असल में त्सुकासा बस नासा से तारीफ सुनना चाहती थी। वह घर दौड़ता है, जबकि वह हैरान है और उसे खुश करने के लिए असंभव को संभव बनाने को प्रतिबद्ध है। जब नासा चला जाता है, त्सुकासा अपार्टमेंट लौटकर अतीत को याद करती है। उसे अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि उसका स्वागत करने वाला कोई नहीं है। नासा के स्नानागार से जाने के बाद वह निराश है। उसके लौटने के बारे में सोचते हुए वह उसे गर्व महसूस कराने के लिए अपार्टमेंट साफ करने का फैसला करती है। हालांकि उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट पहले से ही साफ है और उसे ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे उसके छिपे हुए रत्नों पर ठोकर लगने की भी चिंता है। इसके बदले वह नासा के घर आने पर स्वादिष्ट खाना बनाने का सोचती है। त्सुकासा ने घंटी सुनी तो बाहर चितौसे नाम की लड़की को देखकर हैरान रह गई। चितौसे अपार्टमेंट की खराब हालत का मजाक उड़ाती है, तो त्सुकासा उस पर दरवाजा बंद कर देती है। चितौसे त्सुकासा को लेने और उसे बेहतर जगह ले जाने आई है, अपने पहले के मजाक पर पछतावा जताते हुए। त्सुकासा पहले चितौसे और उसके परिवार के साथ रहती थी, लेकिन अचानक चली गई थी, जिससे चितौसे उसे ढूंढने निकली। हालांकि चितौसे ज्यादा घुल मिल जाती है और त्सुकासा उसे दृढ़ता से घर जाने और अपनी दादी किको को बताने का निर्देश देती है कि उसकी शादी हो चुकी है। जबकि चितौसे त्सुकासा की शादी जान दुखी होकर अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर रोती है। नासा ने चितौसे को रोते देखा, उसे सांत्वना दी। चितौसे ने उसे बताया कि उसका एक परिजन भाग गया है, वापस नहीं आ रहा। चितौसे ने उसे स्वतंत्र कांच की तितली बताया, तो नासा मदद करना चाहता था। बातचीत आगे बढ़ी और चितौसे को एहसास हुआ कि नासा त्सुकासा का पति है। जब त्सुकासा उनके साथ आती है, चितौसे भड़क जाती है, लेकिन नासा अपना परिचय देता है, जिससे चितौसे कुछ शांत होती है। हालांकि वह अभी भी मानती है कि त्सुकासा की शादी उससे नहीं होनी चाहिए। नासा स्थिति को शांत करने के लिए अपनी प्रेरक बोलने की क्षमता का उपयोग करता है, लेकिन चितौसे अप्रभावित रहती है और अपने अंगरक्षकों को बुलाती है, जो उसे अगवा कर लेते हैं। चितौसे नासा से पूछताछ करती है। उसे धोखेबाज या ठग कलाकार होने का संदेह है। वे उसे चितौसे के भव्य महल में ले जाते हैं, जहां वह नासा और त्सुकासा के बीच तलाक कराने के लिए बेवफाई की अफवाहें फैलाने की अपनी योजना का खुलासा करती है। चितौसे अपनी नौकरानी शार्लोट को बुलाती है और उसे नासा की आपत्तिजनक तस्वीरें लाने को कहती है। जैसे ही शार्लोट कपड़े उतारना शुरू करती है, चिटोस बीच में आती है और महसूस करती है कि उन्हें ऐसे चरम कदम उठाने की जरूरत नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य त्सुकासा को उससे नफरत कराना है। हालांकि उनकी बातचीत के दौरान नासा चुपचाप भागने में कामयाब हो जाता है। हवेली में घूमते हुए नासा को एक कमरा मिला, जहां एक चट्टान रखी थी। इसका आकार और बनावट चांद से इतनी मिलती जुलती है कि उसे लगता है यह असली चंद्र चट्टान हो सकती है। वह सोचता है कि परिवार को यह कीमती चीज कैसे मिली, क्योंकि चंद्र चट्टानें आमतौर पर चंद्रमा पर उतरने के महत्व के कारण संग्रहालयों में होती हैं। जैसे ही वह यह सोचता है, शार्लेट तलवार ले कमरे में आती है, उसे घुसपैठियां समझ धमकाती है। जल्दबाजी में वह गलती से डिस्प्ले पर वार करती है, जो लगभग टूट जाता है। सौभाग्य से नासा तुरंत आकर क्षतिग्रस्त कंटेनर को ठीक कर देता है। चितौसे गलती से बता देती है कि वह पत्थर त्सुकासा ने उसके परिवार को दिया था, और नासा को अपनी पत्नी के अतीत की जानकारी न होने पर वह हैरान होती है। इस खुलासे से नासा चौंक जाता है और चितौसे को बचपन की एक घटना याद आती है, जब त्सुकासा ने उसे चढ़ाई के दौरान बचाया था।
चितो से नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि त्सुकासा से शादी उसे करनी चाहिए थी। इस बीच नौकरानियां अपनी योजना को अंजाम देती हैं। शार्लोट अपनी चाल के तहत नासा को गले लगाती है। अरोरा कुशलता से नासा के चेहरे को एक तस्वीर में फोटोशॉप करती है ताकि लगे कि वह त्सुकासा को धोखा दे रहा है। वे हेरफेर की गई तस्वीर के यथार्थवादी परिणाम से चकित रह जाते हैं। त्सुकासा आती है और तस्वीर देखकर नाखुश होती है। वह फोटोशॉप की हेरफेर को आसानी से पहचान लेती है। चितोसे ने त्सुकासा से नासा को तलाक देने की मांग की। त्सुकासा ने नासा को अकेले में बुलाया, पर असल में वह उसे स्थिति से बचा रही थी। उसने तस्वीर के लिए माफी मांगी, पर त्सुकासा नाराज नहीं थी क्योंकि वह फोटोशॉप था। उसने उसे हवेली में एक गुप्त रास्ता दिखाया। नासा त्सुकासा के अतीत को लेकर उलझन में है, पर उसे लगता है कि यह मायने नहीं रखता। जब तक वे शादीशुदा हैं, उसे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उन्हें गुप्त रास्ते से एक पुराना चर्च मिलता है और त्सुकासा बताती है कि हवेली और चर्च दोनों मेइजी पुनर्स्थापन के समय बने थे। त्सुकासा नासा को चर्च दिखाते हुए बहुत खुश है। नासा ने फिर प्यार जताते हुए उसे प्रपोज किया। उनका प्यार एक दिल छू लेने वाले चुंबन से उनके बंधन को मजबूत करता है। घर आकर त्सुकासा स्पेस चुसनाडो नाम की फिल्म देखने को उत्सुक है, जो अंतरिक्ष में शार्क पर है। हालांकि उसे यह जानकर झटका लगता है कि नासा के पास टीवी नहीं है। उसे समझ आता है कि वह फिल्मों और टीवी के बारे में बहुत कम जानता है और वह यह जानने को उत्सुक हो जाती है कि उसने अपना जीवन कैसे बिताया है। फिल्मों और टेलीविजन के प्रति जुनूनी होने के कारण त्सुकासा अपनी यह रुचि उसके साथ साझा करना चाहती है। उम्मीद करती है कि वे दोनों फिल्मों में रोमांच पा सकें। वह उससे फिल्में देखने को कहती है। जानती है कि बहुत कुछ है, पर बस कहती है कि जितनी देख सके देखे। त्सुकासा का फिल्मों के प्रति असीम जुनून देखकर वह हैरान है, खासकर उसके शांत स्वभाव के बावजूद। वे टीवी खरीदने का फैसला करते हैं और नासा उपलब्ध कई विकल्पों से अभिभूत महसूस करता है। त्सुकासा उसे बजट अनुकूल टीवी खरीदने की सलाह देती है क्योंकि वह टीवी की गुणवत्ता की परवाह किए बिना संतुष्ट रहेगी। बाद में स्नानागार में केन को नासा के त्सुकासा को प्रपोज करने की बात जानकर हैरानी हुई। केन ने इस महत्वपूर्ण कदम के लिए उसकी प्रशंसा की और शादी की अंगूठियों के बारे में पूछा। त्सुकासा यह जानकर हैरान है कि नासा ने शादी की अंगूठियों के बारे में सोचा भी नहीं था और वह उसे यात्राओं, रेस्तरां या उपहारों के लिए फटकारती है। त्सुकासा के नहाने का इंतजार करते हुए नासा अंगूठियों की कीमत और त्सुकासा के लिए उनकी सामर्थ्य के बारे में चिंतित होता है। घर जाते हुए वह उसे दिन के काम बताता है और वे एक पार्क में रुकते हैं। वे चुपचाप पार्क के माहौल का आनंद लेते हैं, लेकिन नासा सोचता है कि क्या उन्हें झील को चुपचाप देखने के अलावा कुछ और करना चाहिए। उसे यह भी लगता है कि क्या त्सुकासा उसके काम को लेकर चिंतित है और उसी पल वे एक दूसरे को चूमते हैं। उन्हें पता नहीं चलता। नौकरानियां उनके सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शन पर नजर रखती हैं और हैरान रह जाती हैं। जोड़े को शर्मिंदगी महसूस होती है, भले ही उन्हें लगा था कि वे अकेले हैं। पार्क से निकलकर नासा ने त्सुकासा के काम खत्म होने से पहले जाने की चिंता जताई। त्सुकासा ने उसे आश्वस्त किया कि चिंता की कोई बात नहीं। काम करते हुए नासा सोचता है कि क्या त्सुकासा अकेला महसूस करती है और उसे एहसास होता है कि शादी की अंगूठियां जोड़ों के लिए एक अनुस्मारक हैं। उसे याद आता है कि पहली मुलाकात के बाद त्सुकासा को ढूंढने के लिए उसने कई सेवा कार्य किए थे और काफी समय तक उदास रहा था। घर लौटकर त्सुकासा ने उनके लिए रात का खाना बनाया। खाना खाते हुए नासा ने सगाई की अंगूठियों का सुझाव दिया, जिससे त्सुकासा हैरान रह गई। उसे लगा कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं क्योंकि वे तो पहले से शादीशुदा हैं। उसे एहसास हुआ कि नासा सगाई और शादी की अंगूठियों के अंतर को लेकर भ्रमित है। वह बताती है कि सगाई की अंगूठियां महंगी, दिखावटी होती हैं उत्सवों के लिए, जबकि शादी की अंगूठियां सरल होती हैं, जो जोड़े के मिलन का प्रतीक हैं। त्सुकासा को शादी की अंगूठियां रोमांटिक लगती हैं, पर महंगी होने के कारण अव्यावहारिक। हालांकि नासा अपने प्यार के प्रतीक के रूप में शादी की अंगूठियां रखने पर जोर देता है। त्सुकासा मानती है कि नासा हीरों की असली कीमत को कम आंकता है। अगले दिन वह उसे हीरे की दुकान ले जाती है, जहां शादी की अंगूठियों के ऊंचे दाम देखकर वह चौंक जाता है। सेल्सवुमन बताती है कि वे सिर्फ उच्चतम गुणवत्ता वाले हीरे बेचते हैं और सस्ते गहने किसी जोड़े को संतुष्ट नहीं करेंगे। नासा अंगूठियां खरीदने की सोचता है, भले ही उसे अपने सारे पैसे खर्च करने पड़े, क्योंकि वह इसे जीवन में एक बार का मौका मानता है। हालांकि त्सुकासा बीच में आती है और वे दुकान से निकल जाते हैं। नासा सच में अंगूठियां खरीदना चाहता है, पर त्सुकासा जोर देती है कि वे कुछ सस्ता ढूंढें। वे कम गुणवत्ता वाली दुकान पर जाते हैं और हालांकि कीमतें कम हैं, फिर भी वे महंगी हैं। बाद में नासा कबूल करता है कि अलग होने पर एक दूसरे को याद रखने के लिए वह अंगूठी खरीदना चाहता है। त्सुकासा उसकी भावना से प्रभावित होती है और सबसे सस्ती अंगूठियां खरीदने के लिए उस कम गुणवत्ता वाली दुकान पर लौटने को तैयार हो जाती है। नासा सोचता है कि क्या सस्ती अंगूठी ठीक रहेगी, लेकिन त्सुकासा उसे आश्वस्त करती है कि अंगूठियों की कीमत उतनी मायने नहीं रखती जितनी उन्हें एक साथ खरीदने की याद।
वह उसे यकीन दिलाती है कि वह कभी नहीं भूलेगी वह पल जब उसने उसके लिए शादी की अंगूठी खरीदी थी। पिछली कुछ रातों से नासा ने त्सुकासा को नींद में चलते हुए, अनाड़ीपन से घूमते हुए, पानी लेते हुए और फिर कहीं भी सो जाते हुए देखा है। एक रात वह गलती से उसके बिस्तर में आ जाती है और शर्मिंदा होने के बावजूद नासा उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं पाता। उसे हैरानी होती है कि वह जागकर उसे चूमती है, फिर अपनी नींद की आदतों के कारण फर्श पर सो जाती है। नतीजतन नासा को अक्सर ठीक से नींद नहीं आती। यह स्थिति जारी नहीं रह सकती। यह समझकर वह तय करता है कि उसकी पत्नी को फर्श पर नहीं सोना चाहिए। उसे लगता है कि उन्हें एक बड़ा बिस्तर चाहिए, पर उनके अपार्टमेंट में जगह कम है, इसलिए वह एक लिविंग रूम और बड़े टीवी वाले बड़े अपार्टमेंट में जाने की सोचता है। संभावनाओं से उत्साहित होकर वह त्सुकासा से पूछता है कि क्या वह शिफ्ट होना चाहती है। हालांकि वह अपनी छोटी सी जगह से खुश है क्योंकि यह उन्हें करीब लाती है। बाथ हाउस में कनामे को शिफ्ट होने का विचार सुनकर हैरानी होती है और उसे पता चलता है कि त्सुकासा फर्श पर सोती है। नासा कनामे को बताता है कि त्सुकासा मौजूदा व्यवस्था से खुश है, लेकिन कनामे यह भी कहती है कि अगर उसका भावी पति उन्हें एक बिना बाथरूम का अपार्टमेंट। बाद में उसी रात नासा गलती से त्सुकासा को कपड़े बदलते देख लेता है, जिससे दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। अपनी शर्मिंदगी में नासा सुझाव देता है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए वे बड़ी जगह पर चले जाएं। उसे खर्चों की चिंता है, लेकिन नासा कहता है कि बड़ी जगह पर वे उसके लिए एक मूवी प्रोजेक्टर खरीद सकते हैं ताकि वह और फिल्में देख सके। वह उसकी फिल्म संग्रह के लिए एक बुकशेल्फ का भी जिक्र करता है। नई जगह सोचते हुए उन्हें गारंटर की जरूरत महसूस होती है। नासा को अचानक याद आता है कि उसने माता पिता को शादी की खबर नहीं दी। वह अपनी माँ को फोन करता है, उन्हें संक्षेप में बताता है कि उसने शादी कर ली है और फिर कॉल काट देता है। बाद में नासा त्सुकासा को बताता है कि उसने अपने माता पिता को दुर्घटना और उसे बचाने के बारे में बताया था। वे तय करते हैं कि यह त्सुकासा के लिए नासा के माता पिता से मिलने का अच्छा अवसर है, क्योंकि उन्हें अपार्टमेंट के लिए उनकी मदद चाहिए। नासा इस मुलाकात को लेकर थोड़ा चिंतित है और अचानक उसे अपनी माँ के संदेश मिलते हैं जो मानती हैं कि वह उनसे मदद के लिए संपर्क कर रहा है। माता पिता की शर्त है कि वे उनके प्रांत में उनसे मिले। नासा इसे हनीमून का बढ़िया मौका मानता है। त्सुकासा उसे सुन लेती है और सुझाव देती है कि वे अपने नए जीवन की तस्वीर डायरी बनाने के लिए एक कैमरा खरीदें। वे झील के किनारे त्सुकासा की कुछ तस्वीरें लेकर शुरुआत करते हैं और नासा को पता चलता है कि उसे फोटोग्राफी बहुत पसंद है। अगले दिन वे क्योटो की यात्रा पर जाते हैं और अपने कैमरे से पलों को कैद करते हैं। त्सुकासा नासा के माता पिता से मिलकर बहुत खुश है। चितोसे और उसकी नौकरानी उन पर छिपकर नजर रख रही हैं, सोच रही हैं कि उन्होंने हाई स्पीड ट्रेन की बजाय बस से यात्रा क्यों की। उन्होंने कार से उनका पीछा करने का फैसला किया। त्सुकासा बस में शांति से सो रही है, पर नासा को सीटें असहज लग रही हैं। इसके बावजूद वह त्सुकासा के लिए खुश होने का दिखावा करता है। आराम करते हुए चितोसे और उसकी नौकरानियां उन्हें देखती रहती हैं। जलन से भरी चितोसे उन्हें हर हाल में अलग करने का संकल्प लेती हैं। नासा और त्सुकासा की नजदीकी देखकर वे क्रोधित हो जाती हैं। चितोसे शर्त लगाती है कि उनकी हनीमून यात्रा आपदा लाएगी, जैसा कि अक्सर जोड़ों के साथ होता है। नासा बटुआ भूल गया, पर उन्होंने ज्यादा बहस नहीं की, जिससे चितोसे निराश हुई। जोड़े ने फूड कोर्ट में खूब मस्ती की, पर त्सुकासा चेन रेस्टोरेंट के बजाय कुछ अनोखा आजमाना चाहती है। वह नासा को नींबू वाला रामेन परोसने वाली जगह ले जाती है। त्सुकासा इस अनोखे मेल से उत्साहित है, पर उसे और नासा को स्वाद सामान्य लगता है। नासा सीधे नींबू खाने का सुझाव देता है, पर त्सुकासा के लिए वह बहुत खट्टा निकलता है। शर्मिंदा होने पर नासा मीठा ढूंढने का सुझाव देता है और वे मेलन ब्रेड खाकर मान जाते हैं। चितोसे गुस्सा हो जाती है जब उसे पता चलता है कि जोड़े का तलाक नहीं हुआ। वह सीधे त्सुकासा से भिड़ जाती है, पर त्सुकासा उसे समझाती है कि वह बस एक काम किशोरी है। अचानक एक न्यूज क्रू आता है और कैमरा से बचने के लिए जोड़ा तुरंत हट जाता है। चितोसे भी बस से भागने में कामयाब हो जाती है। त्सुकासा मानती है कि चितोसे शायद उनका पीछा कर रही है। इस बीच चितोसे और उसकी नौकरानियां अपनी शानदार कार से एक रेस्ट एरिया पर रुककर अपना रामेन खाना जारी रखती हैं। वह जोड़ा क्योटो पहुंचता है और नासा त्सुकासा के साथ शहर घूमने के लिए उत्साहित है। दूसरी ओर त्सुकासा क्योटो की बेकरियों में जाने के लिए उत्सुक है, जिससे नासा निराश है। वह चाहता है कि वे क्योटो में ऐसी अनोखी जगहें देखें जो कहीं और नहीं मिल सकती। नासा क्योटो के अनोखे मंदिरों तीर्थों का जिक्र करता है, पर त्सुकासा को ऐतिहासिक स्थलों में रुचि नहीं। फिर भी वह उसके साथ जाने का फैसला करती है। किमोनो पहनने के बाद उनका फिर से छद्मवेश में चितोसे और उसकी नौकरानियों से सामना होता है। नासा नौकरानियों से त्सुकासा को क्योटो घुमाने को कहता है, जबकि वह चितोसे से निपटता है।
चितौसे घोषणा करती है कि वह त्सुकासा के लायक है या नहीं, यह परखने के लिए उसकी नकली प्रेमिका बनेगी। दृढ़ निश्चयी नासा पूरी कोशिश करता है, जिससे चितौसे शर्मिंदा हो जाती है। इसी बीच एक कैफे में नौकरानियां त्सुकासा से नासा के बारे में पूछती हैं। वह मानती है कि उसका पति बहुत प्यारा है और लोगों के प्रति उसके दयालु व्यवहार की सराहना करती है। नासा अपने शोध के आधार पर क्योटो घूमने की अपनी योजना बताता है और चितौसे को एक प्रसिद्ध डांगों की दुकान पर ले जाता है। चितौसे पूछती है कि वह त्सुकासा से प्यार क्यों करता है और नासा उसकी क्यूटनेस बताने लगता है, जिससे चितौसे नाराज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वह त्सुकासा को उससे बेहतर जानती है। नासा चितौसे को बताता है कि 2 साल पहले त्सुकासा ने उसे ट्रक से बचाया था और तब से वह उसके साथ रहने के लिए ही बना है। वह जोर देता है कि प्यार एक निरंतर चुनौती है और भले ही चितौसे त्सुकासा को लंबे समय से जानती है, वह अपने कार्यों से अपनी योग्यता साबित करेगा। बाद में नासा त्सुकासा को बताता है कि उसके दिल छू लेने वाले शब्द सुनकर चितौसे ने टोक्यो लौटने का फैसला किया। जोड़ा नासा के माता पिता से मिलने नारा पहुँचता है तो वह बताता है कि टोक्यो में पैदा होने के बावजूद उसके सन की माता पिता पुरातत्व में रुचि और असली हिरणों से मिलने नारा चले गए। नासा त्सुकासा को ब्रह्मांड की सबसे प्यारी लड़की बताना चाहता है, पर त्सुकासा उसे ऐसा करने से रोकती है। दोनों घबराते हैं और एक दूसरे को हिम्मत देते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें नासा की मां कानो का जासूसी करते हुए दिखती है। घबराई कनका अपना नाम गलत बोलकर परिचय देती है और बताती है कि नासा के पिता एनिशी इतने घबराए हैं कि दिन भर हिले नहीं। नासा अपनी शादी की खबर पर माता पिता की हैरान प्रतिक्रिया से शर्मिंदा है। अचानक पिता एनिशी नासा को नहाने को कहते हैं, जिससे थोड़ी बहस हो जाती है। हालांकि त्सुकासा प्रोत्साह नासा को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने माता पिता से अकेले बात करने चला जाता है। नासा के नहाने के बाद त्सुकासा उसे बताती है कि उनकी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वह विवरण अपने तक ही रखना चाहती है। बाद में जब वे नासा का पुराना कमरा देख रहे थे, उसकी माँ कानोका ने बताया कि उनका बेडरूम माता पिता के कमरे के बगल में होगा और दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। इस बात से नासा चिंतित और उत्साहित दोनों हो गया। उस रात नासा ने त्सुकासा से अपनी बाह पर सोने को कहा, अपनी नजदीकी का आनंद लेते हुए। हालांकि उसकी बांह सुन्न हो गई, जिससे उसे असहजता हुई। सोने से पहले नासा ने गुड नाइट किस मांगी और उन्होंने एक दूसरे को चूमा। अगली सुबह त्सुकासा ने एनिशी को ससुर कहकर चौंका दिया और बताया कि नासा अभी भी सो रहा है। एनिशी हक्का बक्का रह गया और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। त्सुकासा ने हल्की फुल्की बातचीत शुरू की और वे एनिशी की लाइब्रेरी में गए। त्सुकासा की पुराने दस्तावेज पढ़ने की क्षमता देखकर एनिशी सुखद रूप से हैरान हुआ, जिससे नासा भी चकित रह गया क्योंकि उसे त्सुकासा की प्राचीन वस्तुओं में दिलचस्पी का कोई अंदाजा नहीं था। बाद में त्सुकासा नारा में उनके समय को मजेदार बनाने के लिए एक योजना सुझाती है, नासा की पुरानी मंदिरों में तस्वीरें लेना, भले ही उसे ऐसी जगहें पसंद न हो। वे नारा की विशाल बुद्ध प्रतिमा देखने जाते हैं और त्सुकासा नासा की कई शर्मनाक तस्वीरें मजाकिया अंदाज में लेती हैं। जैसे ही वे अन्य ऐतिहासिक इमारतों की खोज जारी रखते हैं, नासा त्सुकासा के उनके बारे में प्रभावशाली ज्ञान को जानकर सुखद आश्चर्यचकित हो जाती है। पूछने पर त्सुकासा इसे अपनी अच्छी याददाश्त का कमाल बताती है। एक खास पल कैद करने वे प्यारी सेल्फी लेते हैं। बाद में नासा त्सुकासा को हिजो कैसल ले जाता है, जो खाली है क्योंकि इमारतें क्योटो स्थानांतरित हो चुकी थीं। त्सुकासा दुखी है क्योंकि वहाँ कभी रहने वाले लोगों के बहुत कम अवशेष बचे हैं। अपनी यादें संजोने के लिए वह खुद के वीडियो बनाने पर जोर देती है। त्सुकासा पिछली रात नासा के पिता के साथ हुई अपनी भावुक बातचीत बताती है। एनिशी ने नासा की जान बचाने के लिए उसका गहरा आभार व्यक्त किया और माना कि वह और उसके अजीब माता पिता कभी भी उसका कर्ज पूरी तरह चुका नहीं पाएंगे। उसने त्सुकासा से विनम्रता से नासा का ध्यान रखने को कहा, जिस पर उसने पूरी निष्ठा से जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया। विदा होते समय त्सुकासा ने नासा की मजेदार तस्वीरें उसके माता पिता को दी। उनकी जल्दबाजी की यात्रा के बावजूद जोड़े ने साथ बिताए पलों को संजोया, पर टोक्यो लौटते ही उन्हें दिल दहला देने वाली खबर मिली। उनका फ्लैट आग से तबाह हो गया था। नासा ने सब कुछ खो दिया, पर त्सुकासा ने सौभाग्य से अपना सामान सूटकेस में सुरक्षित रखा था। उनकी शादी का बोनसाई पेड़ ही एकमात्र चीज थी जो बच गई। नासा ने एहतियात बरती थी, बीमा करवाकर कीमती सामान को सेफ डिपॉजिट बॉक्स में और जरूरी जानकारी को क्लाउड में सुरक्षित रखकर ऐसी दुर्घटनाओं के लिए तैयारी की थी। त्सुकासा चंचलता से नासा से अपने प्यार का इजहार करती है। करामे नासा को स्नानागार में उसके आकार पर चढ़ाती है, जिससे वह झेप जाता है।
नई जगह ढूंढने में समय लगेगा, इसलिए कनामे नासा और त्सुकासा को अस्थायी रूप से स्नानागार में रहने की पेशकश करती है। त्सुकासा नासा की दयालुता और दूसरों से मदद स्वीकार करने की उसकी इच्छा की प्रशंसा करती है। वे अपने अस्थायी घर को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन कनामे अपनी बहन आया को लेकर चिंतित है, जिसे नासा पर क्रश है। आया, जिसे अभी भी गलती से लगता है कि नासा और त्सुकासा भाई बहन हैं, सभी को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि वह नासा के साथ एक ही छत के नीचे ठीक रहेगी, लेकिन वह नासा की शादी की अंगूठी देख नहीं पाती। जब नासा बताता है कि वह त्सुकासा को अपने माता पिता से मिलाने नारा गया था, तो आया लगभग सब समझ जाती है, पर फिर चूक जाती है। उसकी माँ के आकर सीधे यह बताने पर कि नासा की शादी हो चुकी है, आया को सच्चाई का एहसास होता है, जिससे वह टूट जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही नासा पर क्रश था। आया की माँ उसे सांत्वना देती है और याद दिलाती है कि उसके पति के उसे छोड़कर जाने के दर्द से बढ़कर कुछ नहीं। नासा को बुरा लगता है, पर आया की हार हिम्मत की कमी से हुई। इससे आया का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने नासा को अपनी पत्नी का ध्यान रखने को कहा, जबकि वह स्ट्रीमर बनने का सपना पूरा करेगी। कुछ दिनों बाद त्सुकासा नासा को बताती है कि उनके साफ कपड़े खत्म हो गए हैं। जब नासा कपड़े धोने की पेशकश करता है, तो त्सुकासा शर्मिंदा होकर कहती है कि वह उसके अंडरवियर को संभालने में असहज महसूस करेगी। वे यात्रा के गंदे कपड़े देखते हैं और घबराया हुआ नासा बुनियादी घर का काम करने की कोशिश करता है और असफल रहता है। गंदे कपड़े सूंघते हुए कनामे उसे पकड़ लेती है और उसके और शर्मनाक पलों का बेसब्री से इंतजार करती है। नासा और त्सुकासा लॉन्ड्रोमैट जाते हैं, जहां वह उसे कपड़े धोने का सही तरीका धैर्य से सिखाती है, क्योंकि नासा ठीक से कपड़े नहीं धोता। शर्मिंदा होकर त्सुकासा कबूल करती है कि उसके पास साफ कपड़े खत्म हो गए हैं और वह केवल अपनी ट्रैक सूट पहने हुए है, अंदर कुछ भी नहीं, जिससे नासा हैरान रह जाता है। ऐसा दुर्लभ मौका न गंवाते हुए नासा उस पल को भुनाता है और उस हालत में उसकी तस्वीर खींच लेता है। कनामे जोर देती है कि नासा त्सुकासा को खरीदारी के लिए ले जाए, ताकि उसके पास पर्याप्त कपड़े हों। चेतावनी देती है कि अगर वह विफल रहता है तो उनका रिश्ता फिर से सिर्फ दोस्ताना रूममेट्स जैसा हो जाएगा। त्सुकासा को खरीदारी की जरूरत नहीं लगती, पर नासा याद दिलाता है कि आग में उनके कई कपड़े जल गए थे। नासा मन ही मन त्सुकासा को अलग अलग पोशाकों में देखने की इच्छा रखता है। वे हाराजुकु जाते हैं, जहां त्सुकासा कई कपड़े आजमाती है। नासा को एक पोशाक बहुत प्यारी लगी, पर थोड़ी ज्यादा खुली हुई। उसे ज्यादा खुला लगा। वह उसे दूसरा पोशाक चुनने में मदद करता है, अंडरवियर में भी, पर उसे शर्म आती है। त्सुकासा उसका हाथ पकड़कर उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है। बाद में वे तय करते हैं कि वह खुद अंडरवियर चुने, और जब वह असहज होता है तो वह उसे छोड़ देती है। कपड़ों की कीमतों से हैरान होने के बावजूद वे अपनी खरीदारी पूरी करते हैं। घर लौटते हुए घबराया नासा हिम्मत कर पूछता है कि क्या वह उसे कभी प्यारे अंडरवियर में देख पाएगा, पर शर्म से वे बात टाल देते हैं। हालांकि वे स्नानागार में अपने प्रवास की सराहना करते हैं। नासा को लगता है कि कमरा थोड़ा पुराना है और भविष्य में बाहर जाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। त्सुकासा रात का खाना बनाने का काम संभालती है और उन्हें टोंकात्सु खिलाती है, एक ऐसा व्यंजन जिसे नासा अपने परिवार के तले हुए भोजन के प्रति प्रेम के कारण बहुत पसंद करता है। उसे सॉस में लिपटा हुआ पोर्क बिल्कुल स्वादिष्ट लगता है और त्सुकासा गर्व से खुद को टोंकात्सु की रानी घोषित करती है, जो पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट टोंकात्सु बनाती है। नासा जीवन भर उसका खाना खाना चाहता है। कनामे एक खरबूजा उपहार में लाता है और दंपति उसके बेहद मीठे और अद्भुत स्वाद से चकित रह जाते हैं। वे कनामे की दयालुता के लिए कृतज्ञ हैं और भविष्य में उसका एहसान चुकाने का मन बना लेते हैं। नासा त्सुकासा को खरबूजा खिलाने की कोशिश करता है और हालांकि वह शुरू में थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती है, वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसके साथ सुखद और शर्मनाक दोनों अनुभव साझा करना चाहता है। अगले दिन नासा को उनके पूर्व मकान मालिक का फोन आता है, जो उन्हें एक नए बने अपार्टमेंट के बारे में बताते हैं। कण में जोड़े के जाने की संभावना से परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उनकी मजेदार हरकतें बहुत पसंद हैं। मकान मालिक से अच्छे संबंध के चलते उन्हें पहले जैसा ही किराया मिलता है। जब जोड़ा मॉडल घर देखने जाता है तो वे एक शानदार और आधुनिक इमारत देखकर हैरान रह जाते हैं। हाथों में हाथ डाले नासा और त्सुकासा कॉम्प्लेक्स के सुंदर गलियारों और दरवाजों से मंत्रमुग्ध हैं। ऊंची इमारत से दिखते लुभावने नजारे उन्हें अवाक कर देते हैं। उन्हें एक नजारे वाला स्नान घर मिलता है और त्सुकासा सर्दियों में नहाने की कल्पना करती है। नासा उसके साथ नहाने को बेताब है। दंपति विशाल बिस्तर देख चकित हैं, जो उनके पुराने फुटॉन से कहीं बड़ा है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि वे गलत मॉडल घर में गए थे और उनका अपना अपार्टमेंट ज्यादा साधारण होगा। नासा एक दिन ऐसी ही जगह खरीदने के लिए कड़ी मेहनत करने का सपना देखता है, लेकिन त्सुकासा मानती है कि वे कहीं भी रहें, वह एक प्यारा घर बना सकती है और खुशी पा सकती है। कनामे बाथ हाउस में काम करने की अपनी दिनचर्या बताती है, जो सुबह 5-6 बजे उठकर परिसर की सफाई से शुरू होती है।
बाद में वह स्कूल जाती है। जब त्सुकासा उसे स्नानागार की सफाई में मदद करने की पेशकश करती है तो कनामे मना कर देती है क्योंकि वह उसे मेहमान मानती है, लेकिन त्सुकासा मदद करने पर अड़ी रहती है क्योंकि उसे परिवार की दया का बिना योगदान दिए लाभ उठाना असहज लगता है। त्सुकासा समझती है कि नासा की मशीनों ने उसके नवाचारों से ज्यादातर सफाई खुद कर दी है। कनामे उसे मुश्किल जगहों की सफाई का काम देती है और वह देखती है कि त्सुकासा कितनी आसानी से स्नानागार को बेदाग कर देती है। गर्म कुंड की आग जलाते हुए कनामे नासा की जान बचाने और परिवार की मदद के लिए त्सुकासा का आभार व्यक्त करती है। त्सुकासा किसी को बचाकर और नासा के लिए भावनाएं विकसित करके खुश महसूस करती है। कनामे स्कूल जाती है और आया, जो जासूसी कर रही है, कम स्क्रीन टाइम न मिलने से परेशान हो जाती है। त्सुकासा नासा से उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। पता चलता है कि वह रियायती हॉट पॉट नहीं है जिसे वह पोषण के लिए खाता है। पिछली गणनाओं से नासा ने तय किया है कि उसे करी पसंद है। उत्साहित होकर वे करी का सामान खरीदने सुपरमार्केट जाते हैं। रास्ते में उनकी अचानक कनाए की मां से मुलाकात होती है, जो नासा और त्सुकासा को शादी में रोमांच हेतु पास के पार्क में कुछ संदिग्ध काम करने का सुझाव देती है। हालांकि नासा मासूम और नेक दिल होने के कारण त्सुकासा के साथ सुपरमार्केट जाता है। खरीदारी के बाद घर लौटते समय नासा शुक्रगुजार होता है कि वे हाई स्कूल के जोड़े नहीं हैं, वरना उन्हें अत्यधिक सुरक्षात्मक माता पिता से निपटना पड़ता। त्सुकासा उसे मजाकिया अंदाज में चिढ़ाती है कि वह गलती से उन्हें एक सुनसान पार्क में ले गया और सोचती है कि क्या उसके मन में कोई रोमांचक इरादे थे। नासा बताता है कि वह सिर्फ त्सुकासा को चूमना चाहता था, पर लहसुन वाला बन खाने के बाद शर्मिंदगी के कारण वह झिझकती है। इससे नासा निराश होता है, पर त्सुकासा बताती है कि उसे पार्क शांत लगा, मानो वे दुनिया में अकेले हों। एक चौंकाने वाले पल में नासा पीछे से त्सुकासा को गले लगाता है, उसकी कोमलता महसूस करते हुए। इससे त्सुकासा हैरान होती है, पर मानती है कि उसे गले लगना पसंद है। नासा पूछता है कि क्या वह उससे शादी करके खुश है, तो त्सुकासा कहती है कि वह खुश है क्योंकि उसे रोज नई चीजें अनुभव करने को मिलती हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। चितौसे और उसकी नौकरानियों को पता चलता है कि नासा और त्सुकासा का अपार्टमेंट जल गया है। वे त्सुकासा से उसका पता पूछते हैं और जब त्सुकासा बताती है कि वह खेल के मैदान में रह रही है तो चितौसे भयभीत हो जाती है। लेकिन जब चितौसे और जांच करती है तो त्सुकासा पकड़े जाने से पहले चतुराई से बच निकलती है। नासा अपने अस्थायी कमरे में पुराना फर्नीचर व्यवस्थित करते हुए एक ताकोयाकी बोर्ड पाता है। इस खोज से प्रेरित होकर वह एक पार्टी आयोजित कर स्वादिष्ट ऑक्टोपस बॉल स्नैक परोसने का निर्णय लेता है। वह आया और कनामे को आमंत्रित करने का प्रयास करता है, लेकिन कनामे की सुप बहन नासा पर अपने पिछले क्रश के कारण त्सुकासा के पास जाने से झिझकती है। तभी चितौसे अचानक आ जाती है। वह मजाक में कहती है कि त्सुकासा स्नानागार के फर्श पर रहती है। नासा चितौसे को और चिढ़ाने से बचाता है और वे बताते हैं कि उन्होंने सराय में एक कमरा लिया हुआ है। चितौसे अपनी दासियों संग स्नानागार घूमते हुए खूब मजे करती है। सुविधाओं का आनंद लेने के बावजूद वह सोचती है कि उसके महल का उपयोग क्यों नहीं किया गया, जिस पर त्सुकासा बताती है कि चितौसे के पास गेम सिस्टम नहीं है। चितौसे त्सुकासा को अपने महल में बुलाने के लिए सारे आधुनिक गेमिंग कंसोल खरीदने का सुझाव देती है, पर वह अय्या से जुड़ जाती है जिसे भी खेलों का शौक है। त्सुकासा तय करती है कि यह सभी मौजूद लोगों के साथ ताकोयाकी पार्टी करने का एक बेहतरीन अवसर है। आया ने नासा की पत्नी के रूप में त्सुकासा की योग्यता परखने के लिए उसके खाना पकाने के कौशल को चुनौती दी, यह कहते हुए कि उसकी जैसी युवा लड़कियों को अक्सर खाना बनाना नहीं आता। चितौसे की नौकरानी की मदद से त्सुकासा ने तकियाकी पार्टी के लिए शानदार दावत बनाई और सभी मेहमानों की वाहवाही बटोरी। आया को भी पता है कि वह त्सुकासा के खाना बनाने में मुकाबला नहीं कर सकती, तो वह अपनी चुनौती स्ट्रीट फाइटर में बदल देती है। नासा मानता है कि उसे माइनस स्वीपर और सॉलिटेयर जैसे सरल खेल पसंद हैं। हालांकि त्सुकासा गेमिंग में कहीं बेहतर साबित होती है और नासा को तुरंत हरा देती है। कड़ा मुकाबला करने के बावजूद काना भी त्सुकासा से हार जाती है। पार्टी का उत्साह बढ़ाने के लिए नौकरानियां एक गेमिंग टूर्नामेंट का प्रस्ताव रखती हैं। टूर्नामेंट विजेता को नासा से एक एहसान मिलेगा उसकी क्षमता के अनुसार। चितौसे, अय्या और त्सुकासा टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला करते हैं। चिटौस ने नासा को नग्न हैंडस्टैंड की चुनौती दी, पर अय्या ने उसे हरा दिया। चिटौस ने रीमैच मांगा, पर अय्या स्ट्रीट फाइटर में उस पर हावी रही। त्सुकासा ने अपना मैच शुरू किया और चिटौस ने दिन भर वीडियो गेम खेलने का अपना अतीत बताया। लेकिन त्सुकासा हारने पर अभ्यास की कमी का बहाना बनाती है और स्ट्रीट फाइटर के मूल संस्करण पर जाने को कहती है। आया उस रेट्रो गेम से अनजान होने के कारण तुरंत हार जाती है। इस बीच बाकी पार्टी को टूर्नामेंट भूलने का एहसास होता है।
बाद में अय्या कंट्रोलर से अभ्यस्त हो जाती है और डबल नॉकआउट के बाद वे इसे टाई मान लेते हैं। फिर पार्टी ताकोयाकी बनाने और उसका आनंद लेने में लग जाती है। जब चितो से नासा के साथ सुकासा को खुशी खुशी खाना बनाते देखती है तो वह अपनी नौकरानियों के चिढ़ाने के बावजूद इस जोड़े को स्वीकार करने लगती है। पार्टी के बाद नासा सुकासा से पूछता है कि अगर वह टूर्नामेंट जीत जाती तो क्या मांगती, और वह उसे चूमकर जवाब देती है। एक दिन जब नासा घर से काम कर रहा था, सुकासा ने उसे आराम करने और ज्यादा काम न करने की सलाह दी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सुकासा ने देखा कि नासा का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा है और ज्यादा काम के कारण उसे अंततः जुकाम हो गया। अपनी नवविवाहित पत्नी के तौर पर सुकासा कहती है कि वह उसका ख्याल रखेगी, लेकिन जब नासा बेहोश होता है तो सुकासा को लगता है कि बेहोशी में वह कुछ खास नहीं कर सकती। जब वह जागता है तो सुकासा पूछती है कि क्या वह कुछ कर सकती है, लेकिन नासा ठीक लगता है, जिससे वह निराश हो जाती है। अपनी शर्मिंदगी के बावजूद सुकासा उसे साफ करने पर अड़ी रही। नासा अनिच्छा से मान गया, पर दोनों शर्मिंदा हुए, जिससे सुकासा आगे नहीं बढ़ी। उस रात नासा ने बीमार होने के लिए माफी मांगी, क्योंकि उसे ऐसा अक्सर नहीं होता। सुकासा उसे उनकी पहली मुलाकात याद दिलाती है, जब उसने अपनी चोटों को अनदेखा किया था, जिससे उसकी खुद की परवाह न करने की आदत दिखती है। नासा अपनी पत्नी की सलाह सुनता है और वे सोने जाते समय एक दूसरे को गले लगाते हैं। सुकासा उसके स्वास्थ्य के लिए गहरी चिंता जताती है और नासा खुद का बेहतर ख्याल रखने का वादा करता है, ताकि वे साथ में ग्रीष्म उत्सव का आनंद ले सकें। चुंबन के बाद सुकासा उसे आराम करने को कहती है, क्योंकि वह अभी भी बीमारी से उबर रहा है। अगले दिन काना सुकासा को ग्रीष्मकालीन उत्सव के लिए युकाटा पहनने को कहती है, यह बताते हुए कि लड़कियां उनमें प्यारी लगती हैं, और उसने नासा के माप के अनुसार उसके लिए भी एक युकाटा तैयार रखा है। तैयार होकर वे ग्रीष्म उत्सव जाते हैं। नासा सुकासा की खूब तस्वीरें खींचने पर जोर देता है। उत्सव पहुंचकर सुकासा पारंपरिक ताकोयाकी बनाने का अनुरोध करती है। भोजन के बाद उन्हें पता चलता है कि चितौसे और आया सुनहरी मछली पकड़ने का स्टॉल चला रहे हैं, तो सुकासा और नासा दोनों स्थानीय व्यवसाय का समर्थन करने के लिए स्वयं सेवा करने का फैसला करते हैं। सुकासा गोल्डफिश पकड़ने की अपनी कला पर इतराती है, पर नासा उसे प्रभावित करने की कोशिश में कुछ नहीं पकड़ पाता। वे फिर पास के एक मंदिर जाते हैं, जहां सुकासा सुखी शादी और नासा के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। सुकासा मानती है कि भले ही अजनबी उसकी कार्य क्षमता की प्रशंसा करें, पर पत्नी होने के नाते उसे उसके स्वास्थ्य की चिंता रहती है और वह हमेशा उसे अपना बेहतर ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उनके दोस्त आतिशबाजी देखने के लिए उनके साथ शामिल होते हैं और नासा कबूल करता है कि उसने सुकासा की कई तस्वीरें ली हैं, जिन्हें वह संजोकर रखता है, भले ही वे थोड़ी शर्मनाक हों। अपने दोस्तों संग कपल गर्मियों की आतिशबाजी का लुत्फ उठाता है। नासा सुकासा संग हर साल जीवन भर उन्हें देखने की इच्छा जताता है। और यही वीडियो खत्म होता है। अगर आपको देखना पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आप कोई नया वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।